तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस के बारे में। अब ये टेक्स्ट में क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस, जरा एक बार इसको समझते हैं। तो जरा समझो, जो सरकार टैक्स लगाती है, जब सरकार इंडिविजुअल पे, लोगों पर टैक्स लगाती है, तो ये देखना पड़ता है कि टैक्स किस पर लगा या फिर टैक्स कौन पे करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस इंसान पर टैक्स लगा, टैक्स वो इंसान पे नहीं कर रहा, टैक्स कोई और इंसान पे कर रहा है, या फिर जिस पर टैक्स लगा वही इंसान टैक्स पे कर रहा है। तो यहां पे थोड़ी हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि किस पर लगा, पे कौन कर रहा है, जिस पर लगा वो पे क्यों नहीं कर रहा, फलाना ढिंका। तो इसी चीज को बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर हमको यह समझना पड़ता है कि जो टैक्स का बर्डन है, जो टोटल टैक्स जो भी सरकार ने लगाया, जो टैक्स का बर्डन है वो लोगों के ऊपर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर डाला जाए, जो टैक्स का बर्डन है वो कितना डाला जाए, जो टैक्स का बर्डन है वो कौन इंसान बियर करेगा। इसी को बोला गया है इंसिडेंस। इट मींस यहां पर कुछ नहीं समझना, इन सिंपल शब्द यहां पर यह समझना है टैक्स लगता किस पर है और टैक्स पे करता कौन है। क्योंकि टैक्स लगना अलग चीज है और टैक्स को पे करना अलग चीज है। और कभी कभी ऐसा होता है एक इंसान अपना टैक्स दूसरे के ऊपर ट्रांसफर भी कर देता है, अपने टैक्स को शिफ्ट भी कर देता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस में बस हमको यह जानना है किस पर टैक्स लगता है, कितना लगता है, कौन पे करता है और शिफ्ट कैसे होता है। बस ये सारी बातें जाननी है। अगर मैं यहां पे पढ़ूं तो यहां पे क्या लिखा है, द टर्म इंसिडेंस रेफर्स टू वे इन विच द ग्रॉस बर्डन ऑफ टैक्स, मतलब टोटल बर्डन, कि यहां पे सिंपल सा मतलब है कि जो भी टैक्स का टोटल बर्डन है इज शेयर्ड अमंग, कि उसे किस प्रकार, शेयर्ड अमंग इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसे किस प्रकार लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टैक्स का बर्डन है वो टैक्स पेयर्स के बीच किस प्रकार सेटल होता है, जो टैक्स का बर्डन है उसकी सेटलमेंट लोग आपस में कैसे करते हैं कि कितना टैक्स कौन पे करेगा, ठीक, कौन पे नहीं करेगा, वह सेटलमेंट लोगों के बीच किस प्रकार होती है, हमें उसको समझना है। तो यहां पे इंसिडेंस के अंदर मेनली तीन बात जाननी होती है। सबसे पहला बच्चों होता है स्टैच्यूअरी इंसिडेंस, क्या बोला मैंने, स्टैच्यूअरी इंसिडेंस, फिर इकोनॉमिक इंसिडेंस, देन टैक्स शिफ्टिंग। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस। तो आप लिखेंगे मीनिंग और इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं इन तीनों का मतलब क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है रे बाबा, सबसे पहले लिखा है स्टैच्यूअरी इंसिडेंस। बट स्टैच्यूअरी का मतलब होता है अल्टीमेटली, सिंपल शब्दों में, कानून, लॉ, लीगल। अब मेरी बात सुनो, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लीगली, कानूनी तौर से जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगाया गया, कि सरकार ने बोला कि भाई टैक्स तेरे ऊपर लगा है, टैक्स तू पे करेगा, तो कानूनी तौर से, लीगली तौर से जिसके ऊपर टैक्स लगा, जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैच्यूअरी इंसिडेंस। लीगली पे करने का मतलब क्या है, मतलब कानून ने बोला कि टैक्स आप पे करोगे, कि कानून को उसके हाथ से टैक्स चाहिए। अब देखना यह पड़ेगा वो टैक्स इंसान अपनी जेब से पे कर रहा है या किसी और पर शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसा भी होता है जिस इंसान पर टैक्स लगा वो इंसान टैक्स पे नहीं कर रहा, उसने अपने टैक्स को शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट कोई और पे, और टैक्स कोई और पे कर रहा है। अब हालांकि उस इंसान पर टैक्स लगा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मेरी बात को, कि सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया कि प्रथम सर आप टैक्स पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूअरी इंसिडेंस। लीगली सरकार ने मेरे को पकड़ा कि टैक्स आप पे करेंगे, लेकिन मान लो मैंने अपना टैक्स ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि हाँ भाई इधर आ, दोस्त को बुलाया, मैंने क्या बोला कि भाई टैक्स का पैसा दे, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैंने दोस्त को बुलाया और मैंने अपना टैक्स का बर्डन दोस्त के ऊपर शिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टैक्स शिफ्टिंग। और मैं बोला ला भाई पैसा दे, सरकार को टैक्स पे करना है। अब दोस्त से मैंने पैसा लिया और ये पैसा लेके मैं सरकार के पास गया। क्यों गया बताओ,
टैक्स पे करने के लिए। तो लीगली टैक्स लगा मेरे ऊपर, लेकिन फाइनेंशियली पैसों के टर्म्स की बात की जाए तो टैक्स का पैसा किसने पे करा? टैक्स का पैसा मेरे दोस्त की जेब में से गया। तो जिस इंसान के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आया, जिस इंसान के ऊपर पैसे का बर्डन आया, उस इंसान के लिए वर्ड यूज करेंगे इकोनॉमिक इंसिडेंस। याद रखना, मेरे ऊपर था लीगल बर्डन, कानूनी बर्डन मेरे ऊपर था, कानूनी तौर से टैक्स मेरे को पे करना है, दैट इज स्टैट्यूटरी इंसिडेंस। बट क्योंकि मैंने टैक्स को शिफ्ट कर दिया, दूसरे दोस्त पे ट्रांसफर कर दिया, एंड फाइनेंशियल बर्डन या फिर इकोनॉमिक बर्डन मेरे दोस्त के ऊपर चला गया। अब पैसों का बर्डन उसके ऊपर है, समझ में आ गया? वो पैसा उसकी जेब से जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक इंसिडेंस। बात समझ में आई? तो मैं अगर इसको पढ़ाने से पहले सिंपल शब्द में बोलूं तो यहां पे क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी इंसिडेंस का सिंपल मतलब है लीगल इंपोजिशन, कि लीगली किसके ऊपर टैक्स लगा। और इकोनॉमिक इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल इंपोजिशन, कि पैसों के टर्म्स में किसके ऊपर बर्डन आया। स्टैट्यूटरी इंसिडेंस को हम कभी कभी सिंपल शब्दों में इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी कहते हैं, कि टैक्स का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा। और इकोनॉमिक इंसिडेंस को कभी कभी इंसिडेंस भी कहते हैं। तो हम इसके लिए अक्सर इंपैक्ट और इंसिडेंस वर्ड का यूज करते हैं। इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक्चुअली अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टर्म्स का यूज किया गया है। बहुत सारी बुक के अंदर आपको ये टर्म्स मिलता है। स्टैट्यूटरी इंसिडेंस के लिए टर्म मिलता है इंपैक्ट, और इकोनॉमिक इंसिडेंस के लिए टर्म मिलता है इंसिडेंस। बट हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, डीयू जिस बुक को फॉलो कर रहा है, वहां पे कुछ इस प्रकार से पढ़ा गया है, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस एंड इकोनॉमिक इंसिडेंस। समझ में आ गया? अब जरा पढ़ते क्या लिखा है, समझा मैंने दिया, रीडिंग करते हैं। तो सिंपल बोलता है स्टैट्यूटरी इंसिडेंस का मतलब है रेफर्स टू द इंडिविजुअल, एक इंसान या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who are responsible for physically and legally remitting a particular tax to the government, कि वो व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप या वो संस्था या वो कंपनी जो कि फिजिकली, मतलब उन्हें खुद जाकर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि फिजिकली और लीगली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए। व्यक्ति या व्यक्तियों का वो ग्रुप जो फिजिकली एंड लीगली कानूनी तौर से रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? कि उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स रेमिट मींस क्या? उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करना है, लीगली उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, दैट इज स्टैट्यूटरी इंसिडेंस। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर देखा जाए तो सरकार, इनिशियल मींस क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर देखा जाए तो सरकार ने सबसे पहले इनिशियली मेरे को तो पकड़ा कि प्रथम सर आप टैक्स पे करोगे, वो तो हालांकि बाद में टैक्स दूसरे के ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन सरकार ने इनिशियली सबसे पहले किसको पकड़ा? मेरे को पकड़ा। सरकार सबसे पहले देखती है कि लीगली किस पर टैक्स लगेगा, वो बाद की बात है, पैसा कौन दे रहा है। लीगली इस पर टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं इनिशियल बर्डन, कि इनिशियली टैक्स किस पर लगना चाहिए? मेरे पे लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनिशियल बर्डन। आगे बोलता है इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट द लीगल लायबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स। ये क्या है? टैक्स पे करने की एक लीगल लायबिलिटी है, कि कानूनी रूप से टैक्स मुझे पे करना चाहिए। ठीक है, कि ये इट इज नथिंग बट लीगल लायबिलिटी ऑफ द पेइंग टैक्स बाय इकोनॉमिक यूनिट, कि जो इंडिविजुअल है या फर्म है या फिर कंपनी है, कानूनी तौर से लीगली इनको टैक्स पे करना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ या फिर स्टैच्यू। लॉ, कानून या स्टैच्यू के अनुसार जिस इंसान को टैक्स पे करना चाहिए उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी इंसिडेंस। ठीक है, और ये इंसिडेंस कि किस इंसान पर टैक्स लगेगा, ये हमारे कानूनों में, हमारे लॉ में, हमारे नियमों में लिखा हुआ है कि किस इंसान पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये सारी बातें लॉ से, कानून से आ रही है, किस इंसान पर टैक्स लगेगा। हालांकि पे कौन कर रहा है वो बात की बात है, लगना किस पर चाहिए ये सारी बातें सरकार डिसाइड करती है। अब आगे लिखा है इकोनॉमिक इंसिडेंस। यहां पे लिखा है इकोनॉमिक इंसिडेंस का मतलब है कि इकोनॉमिक यूनिट्स हु अल्टीमेटली बियर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टैक्स। कि इकोनॉमिक यूनिट मतलब क्या? इकोनॉमिक यूनिट मतलब क्या? यही इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी, कि इनका मतलब है
कि इकोनॉमिक इंसिडेंस का मतलब है कि एक्चुअल में, वास्तव में टैक्स पे करने की कॉस्ट किस पर आई, वास्तव में अल्टीमेटली टैक्स किसने पे किया, उसे क्या बोला गया कि उसी को बोला गया है इकोनॉमिक इंसिडेंस, जिसने वास्तव में टैक्स पे किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स। ये क्या है? फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे फाइनली टैक्स दोस्त ने पे किया। समझ में आ गया? भले ही लगा मेरे ऊपर लगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल बर्डन, लेकिन क्योंकि दोस्त पर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो टैक्स अब दोस्त पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली टैक्स पे किया दोस्त ने, दैट इज फाइनल बर्डन। तो होपफुली स्टैट्यूटरी इंसिडेंस और इकोनॉमिक इंसिडेंस का मतबल क्लियर हो वह। अब समझो भाई, आगे बढ़े। अब क्या लिखा है? इकोनॉमिक एंड स्टैट्यूटरी इंसिडेंस मे और मे नॉट कोइंसाइड। अब मे और मे नॉट कोइंसाइड का मतलब क्या है? यहां पे मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है एक ही इंसान के ऊपर स्टैट्यूटरी बर्डन आए एंड इकोनॉमिक बर्डन आए। फॉर एग्जांपल, सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, दैट इज स्टैट्यूटरी इंसिडेंस, और वो टैक्स मैंने अपनी जेब से ही पे किया, दैट इज इकोनॉमिक इंसिडेंस। इट मींस स्टैट्यूटरी इंसिडेंस भी मेरे ऊपर एंड इकोनॉमिक इंसिडेंस भी मेरे ऊपर टैक्स लगा, अपनी जेब से मैंने ही पे किया। एंड मे नॉट कोइंसाइड। अब मे नॉट कोइंसाइड का मतलब है कि लगा मेरे ऊपर कि टैक्स पे करने की जिम्मेदारी मेरी है, लगा मेरे ऊपर है, अगर टैक्स पे नहीं करूंगा तो पकड़ा मैं जाऊंगा, लेकिन वो टैक्स का पैसा दूसरा इंसान पे कर रहा है, पैसा दूसरे की जेब से निकल रहा है। इकोनॉमिक इंसिडेंस किसी और के ऊपर है, लेकिन सरकार ने टैक्स लगाया किसी और के ऊपर है। समझ में आ गया? तो हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी। आप क्या बोलता है? डायरेक्ट टैक्स की बात करें, दे बोथ आर कोइंसाइड। बच्चों, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर इकोनॉमिक इंसिडेंस एंड स्टैट्यूटरी इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन। मतलब जहां पर एक ही इंसान के ऊपर लीगल बर्डन भी होगा, लीगली उसको पे करना है, एंड फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, पैसा उसकी जेब से जाएगा। कब? डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगने वाला इंसान और टैक्स पे करने वाला इंसान सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इनकम टैक्स हो गया। अब इनकम टैक्स सरकार ने लगाया भी मेरे ऊपर और इनकम टैक्स पे करूंगा भी मैं, दैट इज कोइंसाइड हो गए, एक इंसान के ऊपर दोनों टैक्स आ गए। लेकिन अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पे क्या होता है? इकोनॉमिक इंसिडेंस एंड स्टैट्यूटरी इंसिडेंस फॉल्स ऑन द डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट की अलग अलग पर्सन पे पड़ता है बर्डन। टैक्स किसी और पे लगा, लेकिन वो पे कोई और कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स लगा कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी अपने आप टैक्स पे नहीं कर रही, कंपनी ने वो टैक्स अपने कस्टमर पर डाल दिया और कंपनी वो टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रही है। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के तौर पे, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया और रेस्टोरेंट वाले ने आपको बिल थमाया और बिल पे कुछ परसेंट टैक्स लगाया, तो आपने खाना खाया, उसने बिल थमाया और कुछ परसेंट टैक्स लगाया। मेरी बात समझ में आया? ओके भाया। तो अब जरा मेरी बात समझो। अब आपने जीएसटी उस रेस्टोरेंट वालों को पे करा, तो जीएसटी का पैसा आपकी जेब से गया, पैसा जीएसटी का आपकी जेब से गया, जीएसटी आपने पे करा, तो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर है। लेकिन क्या आप सीधे गवर्नमेंट को देके आए? नहीं, आपने रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी का पैसा दिया और रेस्टोरेंट वाला वो पैसा गवर्नमेंट को देगा, और अगर रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा तो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट वाले को पकड़ेगी कि भाई तेरे को जीएसटी पे करना था, तूने जीएसटी पे क्यों नहीं किया। तो सरकार ने जो टैक्स का बर्डन है वो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर लगाया कि तुमने रेस्टोरेंट खोला है, तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी इंसिडेंस रेस्टोरेंट वाले के ऊपर है, बट क्योंकि वो कस्टमर को खाना बेच रहा है, तो वो जो जीएसटी सरकार को पे करना है वो अपनी जेब से पे नहीं कर रहा, वो जीएसटी कस्टमर से ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, देन सरकार को पे करेगा। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे जीएसटी का पैसा क्या रेस्टोरेंट वाले ने अपनी जेब से दिया? जी नहीं, वो कस्टमर से चार्ज किया। तो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन कस्टमर के ऊपर आया, दैट मींस इकोनॉमिक इंसिडेंस कस्टमर के ऊपर है,
और स्टैट्यूटरी इंसिडेंस रेस्टोरेंट वाले के ऊपर है। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो मैंने पूरी कहानी बोली कि बर्डन कस्टमर के ऊपर चला गया, बड़ा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्स शिफ्टिंग। यहां पे क्या लिखा है, टैक्स शिफ्टिंग का सिंपल मतलब है ट्रांसफरिंग सम और ऑल ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ अ फर्म टू अनदर फर्म। कि जब कोई फर्म या जब कोई इंसान अपना टैक्स का बर्डन, थोड़ा बर्डन या सारा का सारा बर्डन ट्रांसफर कर देता है दूसरी फर्म या इंसान के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, टैक्स शिफ्टिंग कहते हैं। और टैक्स शिफ्टिंग की वजह से ही स्टैट्यूटरी इंसिडेंस अलग होता है और इकोनॉमिक इंसिडेंस अलग होता है। यहां पे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ये दिया है कि भैया स्टैट्यूटरी इंसिडेंस या फिर लीगल बर्डन शॉपकीपर ए के ऊपर है कि शॉपकीपर ए को सरकार को हर महीने जीएसटी पे करना है, लेकिन क्या शॉपकीपर अपनी जेब से देगा? नहीं, शॉपकीपर वो टैक्स शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। ठीक है, शॉपकीपर ए क्या कर देगा, उस टैक्स को शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। जो भी कस्टमर जो भी आएगा, शॉपकीपर ए सामान बेचेगा और क्या बोलेगा, अब इसके ऊपर जीएसटी पे करो। तो जीएसटी कौन पे कर रहा है, कस्टमर। जीएसटी कौन पे कर रहा है, कस्टमर। जिम्मेदारी किसकी थी, शॉपकीपर ए की। सरकार को टैक्स कौन पे करेगा, शॉपकीपर ए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉपकीपर ए की। लीगल बर्डन किसके ऊपर है, शॉपकीपर ए के ऊपर। बट उसने टैक्स की शिफ्टिंग कर दी और अपने कस्टमर से टैक्स ले रहा है कि कस्टमर मुझे टैक्स दो और मैं सरकार को पे करूंगा। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या है, इकोनॉमिक इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ा, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। और स्टैट्यूटरी इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ा, शॉपकीपर ए के ऊपर। और शॉपकीपर ए ने अपने बर्डन को कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसी को हमने क्या बोला, टैक्स शिफ्टिंग। तो होपफुली ये टैक्स शिफ्टिंग क्या है और ये स्टैट्यूटरी इंसिडेंस, इकोनॉमिक इंसिडेंस क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लो, ये भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंसिडेंस। ये भी आपके मुसग्रेव एंड मुसग्रेव की बुक में लिखे हुए हैं और ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंसिडेंस, यहां पर तीन बातें पढ़नी है, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस और बजट इंसिडेंस। आपको तीन बातें पढ़नी है और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना कि मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब जरा मेरी बात को सुनो। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंसिडेंस के अंदर हमें अल्टीमेटली ये पढ़ना है कि टैक्स में चेंज लाने से, टैक्स को बढ़ाने से, घटाने से, टैक्स की पॉलिसी में चेंज लाने से हमारी इकोनॉमी पर अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। और हालांकि इसके ऊपर आपको ना तो कोई मिलेगी वीडियो यूट्यूब पे, ना तो आपको गूगल पे इसके बारे में मिलेगा, लेकिन है बहुत सिंपल चीज। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूं। और एक बात और, अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप समझ में भी नहीं आएगा। देखा जाए मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई समझा ना पाए, कोई यूट्यूब पे ना हो, गूगल पे इसके बारे में ना मिले, बट यहाँ पे आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी खूबसूरती से, बड़े ही प्यार से इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान कर दूंगा। इन तीनों के तीनों टॉपिक को बड़ी ही आसानी से समझा दूंगा और पेपर में अगर आएगा तो आप पूरे नंबर लेके आओगे। अब जरा समझो ये है क्या चीज, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस एंड बजट इंसिडेंस। अरे कुछ नहीं है, ये सिंपल टॉपिक बस ये कह रहा है कि अगर हम थोड़े से टैक्स की पॉलिसी में चेंज लेके आते हैं, टैक्स ज्यादा कर दे या टैक्स कम कर दे, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी पर, हमारे देश के जीडीपी पर, प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, कंज्यूमर पर, प्रोड्यूसर पर, अल्टीमेटली ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताओ। तो यहां पे सबसे पहला क्या है, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस। अब एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस क्या होता है और इससे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जरा मेरी बात को समझो। देखो, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस के अंदर हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, हम ये मानते हैं कि जो सरकार खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सरकार के जो अदर टैक्स है,
वो कांस्टेंट है। भैया कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एज्यूम कर लो कि देखो भाई दो चीजें होती है हमारी बजट के अंदर। हमारे जो बजट है बच्चों, हमारे बजट के अंदर आती है दो चीजें, ठीक है? क्या आता है? दो चीजें। एक तो सरकार का आता है रेवेन्यू, कि सरकार के पास पैसा, सरकार का रेवेन्यू, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, और सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च कहां कहां पर करेगी। और रेवेन्यू में सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, टैक्स वाला पैसा, नॉन टैक्स वाला पैसा। मान लो यहां पर बात कर रहा हूं मैं टैक्स वाले पैसे की, कि सरकार के पास जो रेवेन्यू कहां से आएगा, जी वो आएगा टैक्स के माध्यम से, और सरकार उनको अलग अलग जगह खर्च करेगी। और टैक्स के अंदर भी टैक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है? मान लो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया इनकम टैक्स, ठीक है? मैंने मान लो बोल दिया प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है? मैंने मान लो बोल दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सरकारी खर्चे। अब सुनो, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस में हमें क्या एज्यूम करना पड़ता है? हम यहां पर ये एज्यूम कर रहे हैं, सुनना बात को बहुत ध्यान से, सरकार जो खर्चा कर रही है, सरकार ने अपना खर्चा कर दिया कांस्टेंट। कैसा कर दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब है कि अब पैसा कितना भी आ जाए, अब पैसा कितना भी आ जाए, सरकार केवल और केवल कांस्टेंट खर्च करेगी। मान लो एग्जांपल के तौर पे क्या बोल दिया, 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ का मतलब है सरकार के पास टैक्स वाला पैसा कितना भी आ जाए, सरकार केवल 100 करोड़ ही खर्च करेगी, सरकार ज्यादा खर्चा नहीं करेगी। सरकार ने अपना खर्चा क्या मान लिया, कांस्टेंट। उसके अलावा हम ये बात भी अज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स में केवल एक टैक्स में चेंज हो रहा है, तीनों में से कोई भी मान लो एक टैक्स, मान लो मैंने मान इनकम टैक्स, कि क्या मान लिया मैंने कि केवल इनकम टैक्स में चेंज हो रहा है। मैंने क्या मान लिया बच्चों, मैंने मान लिया केवल इनकम टैक्स में चेंज हो रहा है। मैंने अदर टैक्स जो हो गए उनको भी क्या मान लिया मैंने जी, उनको भी मैंने मान लिया कांस्टेंट। तो यहां पर मेरी बात सुनो, यहां पर सरकार का खर्चा भी कांस्टेंट, अदर टैक्स भी कांस्टेंट, केवल और केवल मान लो इनकम टैक्स में चेंज हो रहा है कि जो कंज्यूमर इनकम टैक्स पे कर रहा है केवल उसमें चेंज हो रहा है। और मान लो इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, इनकम टैक्स मान लो 20% था, और बेटा मान लो 20% से बढ़ाकर उसको 30% कर दिया। अब इससे इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा, देश में क्या चेंज आएगा, बस वो समझना है। पहले बताओ एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस में क्या बात मानते हैं, क्लियर है? एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस में हम ये मानते हैं सरकार के खर्चे कांस्टेंट, सरकार के अदर टैक्स कांस्टेंट, केवल कोई भी एक टैक्स पकड़ लो उसमें चेंज हो रहा है। अब उसमें चेंज होने से इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा उसे क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस। अब जरा पढ़ो क्या बोलता है, द डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट का बच्चों मतलब देखो ये बुक्स की लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट ये वो। अगर मैं अपनी लैंग्वेज बोलूं, डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट्स का यहां पे मतलब अल्टीमेटली है इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, देश पर प्रभाव। तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, जो इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी इंपोजिंग अ टैक्स while holding the level of public expenditure and other tax constant. It means absolute tax incidence के अंदर हमको ये पढ़ना पड़ता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर और अदर टैक्स कांस्टेंट हो तो उससे डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट क्या होगा, मतलब हमारे देश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सपोज दैट इनकम टैक्स आर इंक्रीज, क्योंकि मैंने क्या बोला है केवल एक टैक्स में चेंज हो रहा है और मैं मान रहा हूं इनकम टैक्स में चेंज हो रहा है। विदाउट चेंज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई चेंज नहीं हो रहा, खर्चा आपका 100 करोड़ का 100 करोड़ है। इन सब टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये टैक्स बेटा मान लो आपके 10% चार्ज करते थे और 10% ही चार्ज कर रहे हैं। बस चेंज किस में हुआ, इनकम टैक्स में चेंज हुआ, 20% से बढ़ा के 30% कर दिया। तो बताओ अब इससे क्या होगा, तो इससे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन दिस केस, इस केस में डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट इकोनॉमी पर यह इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला डिक्लाइन इन द एग्रीगेट डिमांड, देश में डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। भैया ऐसे कैसे, बेटा वो ऐसे कि इंसान जो है, मेरी बात सुनो, इंसान 100 रुपए कमा रहा है, ये क्या बच्चों इंसान की इनकम, बेटा वाई माने क्या होता है इनकम, इंसान की इनकम 100 रुपए है। इंसान पहले 20 रुपए 20%
अगर मैं निकालू 100 का 20%, इंसान पहले 20 रुपए का टैक्स पे कर रहा था, तो इनकम में से माइनस कर दिया टैक्स, तो इंसान के पास कितने बचे? 80 रुपए बचे। इसको बच्चों बोलते हैं YD, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो खर्च करने के लिए बची। तो इंसान के पास केवल 80 बचे, तो इंसान जो है पहले 80 रुपए बचे, तो इंसान जो है, जो अब देश में डिमांड है, इंसान 80 रुपए से डिमांड करता था। इंसान के पास जब 80 रुपए बचे, तो इंसान अब 80 रुपए से डिमांड करेगा। जितना पैसा आपकी जेब में होगा, आप डिमांड उतने से ही तो करोगे, ठीक है। अब बाकी सारी बातें सेम। हुआ ये, इनकम इंसान की अब भी 100 रुपए है, इनकम टैक्स बढ़ाकर 30 कर दिया। अब इससे क्या होगा? अब इससे इंसान के पास कितने बचे? केवल 70 बचे। अब इंसान डिमांड केवल 70 से करेगा। इंसान जहां डिमांड पहले 80 से कर पा रहा था, टैक्स के बढ़ने से इंसान डिमांड 70 रुपए से करेगा। इट मींस क्या? देश में डिमांड का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो भी तो बोलता है कि इससे क्या होगा? इससे देश में डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, इससे देश में रोजगार कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इससे देश में प्राइस का लेवल कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या? इससे देश में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। भाई जैसे ही मार्केट में डिमांड कम होती है ना, डिमांड कम होते ही देश में एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, डिमांड कम होते ही देश में प्राइस का लेवल भी घट जाता है। केवल डिमांड में चेंज होने से ये बाकी सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा ना कि एम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा, प्राइस लेवल कैसे कम होगा। ये बहुत बेसिक बात है कि अगर देश में जीडीपी कम होगा, देखो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने का मतलब क्या है? देश में प्रोडक्शन कम होगा, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, लोग सामान नहीं परचेज करेंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा। और जब देश में प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन जब कम होगा तो देश में रोजगार भी घटेगा, देश में प्राइस का लेवल भी घटेगा, देश में अल्टीमेटली रिसेशन का दौर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है हमने वो जाना, और एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस होता क्या है हमने वो जाना कि सरकार के खर्चे और अदर टैक्स को कांस्टेंट रख दो, बस एक टैक्स में चेंज करो, और उस टैक्स में चेंज करने से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट टैक्स इंसिडेंस। बताओ, समझ में आ गया? जी हाँ भैया, समझ में आ गया। अब अगर बात करूं सेकंड की, तो सेकंड क्या है जी? सेकंड है डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। क्या बोला मैंने जी? सेकंड है डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। अब समझो ये क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाला क्लियर है, अब सेकंड वाला बोल रहा है, सुनो, सेकंड वाला बोल रहा है, मैं समझाऊं आपको यहां पे डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस क्या बोलता है। तो मेरी बात सुनो, सुनो मेरे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। मान लो एक है सरकार के पास इनकम टैक्स, बेटा मान लो एक है सरकार के पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो इनकम टैक्स से सरकार कमाती है ज्यादा, ठीक है, इनकम टैक्स से सरकार कमाती है ज्यादा। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि इनकम टैक्स सरकार ने लगा रखा है ज्यादा, जीएसटी लगा रखा है कम। मैं अगर एज्यूम करवाऊं तो आप ऐसा मान लो, चलो ऐसा मान लो कि 70 करोड़ आते सरकार को इनकम टैक्स से, 30 करोड़ सरकार को बच्चों एज्यूम कर लो, एज्यूम करना बस, मिलते हैं जीएसटी से। तो अल्टीमेटली सरकार का जो टोटल रेवेन्यू, सरकार का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना हो गया? सरकार का टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ जनरेट हुआ। अब डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस में क्या होता है? सरकार बोलती है कि टोटल रेवेन्यू मेरा सेम रखो, टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ है तो टोटल रेवेन्यू मेरा सेम रखो, टोटल रेवेन्यू में चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं? इसमें हम एज्यूम करते हैं सरकार का रेवेन्यू सेम रहेगा, सरकार अंदर के आइटम में चेंज लेके आएगी। सरकार इनकम टैक्स से 70 करोड़ कमा रही है, जीएसटी से कमा रही है 30 करोड़। सरकार ने क्या करा? सरकार ने अंदर के आइटम में चेंज लिया है, सरकार ने इनकम टैक्स की रेट घटा दी। अब सरकार जब इनकम टैक्स की रेट घटाएगी तो इनकम टैक्स मिलेगा कम। जब इनकम टैक्स की रेट कम, जब सरकार ने इनकम टैक्स की रेट घटा दी, मान लो इनकम टैक्स की रेट 30% थी, सरकार ने घटाकर 10% कर दी, तो अब जब सरकार रेट घटा देगी 10% कर देगी तो इनकम टैक्स मिलेगा कम। अब मान लो केवल और केवल इनकम टैक्स सरकार को 40
करोड़ ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स की रेट घटा दी। अब क्या होगा, अब सरकार को चाहिए कितने, 100 करोड़ चाहिए, कितने, 100 करोड़। इनकम टैक्स से कितना मिला, 40 करोड़। तो बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है कितना, 60 करोड़। अब वो सरकार जीएसटी से वसूलेगी। इट मींस क्या, सरकार को जीएसटी की रेट बढ़ानी पड़ेगी ताकि सरकार के पास जो है जीएसटी अब ज्यादा आए। जीएसटी पहले 30 करोड़ आता था, लेकिन क्योंकि सरकार को रेवेन्यू सेम रखना है, पूरा 100 करोड़ मिले, तो सरकार को जीएसटी की रेट बढ़ानी पड़ेगी। इट मींस यहां पे कुछ नहीं हो रहा, यहां पे एक टैक्स को घटाया और उसके अमाउंट को कवर करने के लिए दूसरे टैक्स को बढ़ाया ताकि रेवेन्यू में कोई चेंज ना आए, रेवेन्यू सेम रहे। और इसी चीज को बोला गया क्या, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। इसी चीज को बच्चों क्या बोला गया, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। अब इससे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है हमको वो जानना है, तो जरा समझने का प्रयास करो। रीडिंग करते हैं, क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है विद नो चेंज इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू, कि टोटल टैक्स रेवेन्यू में 100 करोड़ में कोई चेंज नहीं करना, वो उतना ही मिलना है। बोलता है व्हेन वन टैक्स सब्स्टिट्यूट अनदर टैक्स, जब एक टैक्स को दूसरे टैक्स से सब्स्टिट्यूट करते हैं, द रिजल्टिंग चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का मतलब है इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे या फिर क्या, इससे हमारे देश पर जो भी इंपैक्ट पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर जो भी प्रभाव पड़ता है, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए गवर्नमेंट में रिप्लेस ₹1 करोड़ ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू विद अ सिगरेट एक्साइज विच प्रोवाइड्स इक्वल अमाउंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है सरकार बोल रही है कि इनकम टैक्स कम वसूलो। सरकार क्या बोल रही है, देखो सरकार बोल रही है कि एक काम करो, इनकम टैक्स को, इनकम क्या हो रहा है आज, सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है इनकम टैक्स को 1 करोड़ रुपए से, कितने से, 1 करोड़ से घटा दो। और ये पैसा कवर कहां से करो, इस पैसे को आप सिगरेट के ऊपर क्या लगाओ, एक्साइज ड्यूटी, और इस पैसे को आप सिगरेट के ऊपर से कवर करो। ठीक है, इट मींस 1 करोड़ टैक्स सिगरेट का बढ़ा दो और 1 करोड़ टैक्स इनकम टैक्स वाला कम कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी पर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे अब उनको बेनिफिट मिलेगा, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे अब उनको गेन होगा, उनको फायदा होगा, बिकॉज उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है कम। और जो लोग फू फू, ये समझते हो, जो लोग चुट्टा वगैरह मारते थे, जो लोग बीड़ी वगैरह पीते थे, बीड़ी चुट्टा वगैरह जो मारते थे, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ज्यादा, बिकॉज उनके ऊपर टैक्स लग गया ज्यादा। तो उससे सरकार के रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, बट इससे जो देश में रहने वाले लोग हैं, जो देश में इंडिविजुअल है, उनके रहन सहन में उनके पास चेंज आया। इनकम टैक्स वालों जो पे करते थे उनको बेनिफिट हुआ, उनको गेन हुआ, और जो लोग छुट्टा वुट्टा मारते थे उनको लॉस हुआ, बिकॉज अब उनको खरीदना पड़ेगी सिगरेट महंगी, तो सिगरेट पे टैक्स ज्यादा, तो उनको सिगरेट परचेज करनी पड़ेगी महंगी, तो वो परेशान हो गए। और इनकम टैक्स पे करने वाले थोड़े हैप्पी हो गए। समझ में आ गया। तो इससे इकोनॉमी में क्या चेंज आया, इससे इकोनॉमी में यही चेंज आया जो आपको मैंने बोला। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे क्या लिखा है, तो यहां पे लिखा है कि हाउस होल्ड, वो लोग हुज इनकम टैक्स इज रिड्यूस, जिनका इनकम टैक्स घटा, विल गेन, उनको फायदा मिला। जबकि जो अदर्स है, जो लोग क्या खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, उनको थोड़ा नुकसान हुआ। दिस रिजल्टिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, इस जो हमारे इकोनॉमी पे जो हमारे इंपैक्ट आया, जो चेंज आया, इसी चेंज को, इसी परिवर्तन को हमने क्या बोला, डिफरेंशियल इंसिडेंस। होपफुली डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, एब्सोल्यूट क्लियर है, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस भी क्लियर है। चलिए अब बच्चों पर देखो, तो पहले में क्या था, देखो पहले में क्या था, केवल टैक्स चेंज करना है। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है कि एक टैक्स को दूसरे टैक्स के साथ रिप्लेस करना है। और तीसरा क्या है, बजट इंसिडेंस। बजट इंसिडेंस सिंपल कहता है कि जितना चेंज टैक्स में लेके आएंगे
उतना ही चेंज अब सरकार खर्चे में करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स बढ़ा 10% से, तो सरकार अपना खर्चा भी 10% से बढ़ा देगी। तो जब सरकार इनकम और एक्सपेंडिचर को एक साथ लेकर चले, जितनी सरकार की इनकम बढ़ेगी, जितना सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार खर्चा भी उतना बढ़ाएगी। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बजट इंसिडेंस। अगर सरकार को टैक्स करना पड़ेगा कम, सरकार को टैक्स मिलेगा कम, सरकार देन खर्चा भी करे। फॉर एग्जांपल, अगर 10% टैक्स घटता है, सरकार फिर खर्चा भी 10% कम ही करेगी। तो जब टैक्स और एक्सपेंडिचर में सेम लेवल का साथ साथ चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बजट इंसिडेंस। अब क्या बोलता है? यहां बोलता है द डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्सेस अलोंग विद एन इक्विवेलेंट चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कि टैक्स के साथ साथ अगर उतना ही चेंज सरकार अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चों में करती है, देन इट इज कॉल्ड बजट इंसिडेंस। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? तो पहला, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऐसे एज्यूम किया, ये वाला केस हमने एज्यूम किया कि सरकार ने टैक्स बढ़ाया। अब टैक्स बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उससे इंपैक्ट नंबर 1 क्या पड़ा? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर फॉल। कि जो लोग पैसा कमाते थे उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, बिकॉज अगर टैक्स पे करेंगे ज्यादा तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास पैसा बचेगा कम। सरकार ने 10% से टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, अब सरकार टैक्स बढ़ाएगी ज्यादा, हम टैक्स पे करेंगे ज्यादा, तो हमारे पास पैसा होगा कम। हमारे पास पैसा कम तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? फॉल, कम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने को बचा। तो टैक्स बढ़ेगा, हम टैक्स पे करेंगे ज्यादा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी कम। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ा। दूसरा, अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज। यस, सरकार की अर्निंग बढ़ जाएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा ज्यादा, सरकार के पास पैसा आएगा ज्यादा, सरकार की इससे अर्निंग बढ़ जाएगी। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज, दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है। सरकार की अर्निंग बढ़ जाएगी या सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। अगला, बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक सर्विस इंक्रीज। अब वही वाली बात है, टैक्स बढ़ रहा है तो इससे सरकार अपना खर्चा भी तो बढ़ा रही है, और अगर सरकार खर्च करेगी ज्यादा तो देश में स्कूल बनेंगे ज्यादा, अस्पताल बनेंगे ज्यादा, और पब्लिक सर्विस इट मींस क्या? जो सरकार सर्विस देती है उससे बेनिफिट मिलेगा ज्यादा। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि टैक्स बढ़ा दिया और खर्चा नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं है। टैक्स बढ़ा तो उतने अमाउंट से सरकार ने खर्चा भी किया, उतने अमाउंट से स्कूल, अस्पताल, हाईवे वगैरह बने, तो क्या होगा? जो सरकार सर्विस देती है उसका बेनिफिट भी बढ़ जाएगा। और आखिरी, सेल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज। सेल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज। अब सिंपल सी बात है, जब देश में खर्चे बढ़ेंगे, जब टैक्स बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में डिमांड बढ़ेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर, जो हम लोग तुम लोग हैं, हमारी फिर सेल भी क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्या होगा? देखो, अल्टीमेटली सरकार जब खर्चा करेगी तो उससे इकोनॉमी डेवलप करेगी, इससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, देश में डिमांड बढ़ेगी, देश में डिमांड बढ़ेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी सेल भी बढ़ेगी, उनको भी पैसा मिलेगा। तो बजट इंसिडेंस से इकोनॉमी पर ये अच्छे इंपैक्ट पड़ते हैं। बताइए, समझ में आ गया? तो एक था आपका ये बजट वाला, एक था आपका डिफरेंशियल वाला, और ये था आपका एब्सोल्यूट वाला। तो ये भी एग्जाम में अक्सर अलग से पूछ लेता है। बताइए, क्या आपको कितना क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस भी अच्छे से कवर कर लिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आएगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेजरमेंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस को किस प्रकार मापते हैं, या फिर इनकम इनइक्वालिटी को किस प्रकार मापते हैं, और वो भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।